अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। इस जुम्मे मैंने लाइव किया और आप लोगों ने आगे जितना मुझे प्यार दिया, यकीन मानिए दुआएं की मेरे दोस्त के लिए। प्रोग्राम के बाद मैंने सजदे में सर रख के आंसू भी निकलाए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मैं एक ऐसी फैमिली बना चुका हूं जो मुझसे इतना प्यार करती है और हमारा प्यार एक ऐसी फैमिली की तरह है जो खुशी में भी एक दूसरे के साथ हैं और दुख सुख में भी एक दूसरे के साथ हैं। मेरी ज़ात से इस फैमिली के लिए जितना हो सका मैं आगे भी करूँगा। जब तक मेरी ज़िंदगी है इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। कहानी के हवाले से भी मैं एक छोटी सी आज रिक्वेस्ट करूँगा आपसे। कहानी जितना भी फीडबैक आ रहा है आप लोगों का वो ये आपको एक सुकून देती है, दुख मुसीबत परेशानी भूल जाते हैं। वो लम्हे इतना अच्छे गुजरते हैं कि अपनी बीमारी तक को लोग भूल जाते हैं। एक बहन ने अमेरिका से कॉल भी की थी लाइव शो में। उन्होंने कहा था कि 2 दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे किसने कहा ये आप स्टोरी सुनो। और जब उन्होंने ऑफ कैमरा स्टोरी मुझे सुनाई तो उसके बाद फिर ऐसी ज़िंदगी की तरफ लौट आई कि अब मैं कहानी सुनती रहती हूँ और मेरे अंदर नई एक उमंग पैदा हो गई है ज़िंदगी की। फिर से मैं अपनी ज़िंदगी को जीने लगी हूँ, ज़िंदगी की तरफ लौट आई हूँ। तो आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा इन स्टोरीज़ को आगे फैलाया करें, इसलिए कि और लोग भी अगर कहानियाँ सुनेंगे तो उनकी ज़िंदगी में भी उतने लम्हों के लिए दुख मुसीबत परेशानी टेंशन उतने टाइम के लिए दूर चली जाएगी। कम से कम एक ज़हनी सुकून उनको मिल पाएगा। आज की इस गेमा गेमी की दुनिया में, आज इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कम से कम आप लोगों का फीडबैक ये है कि स्टोरी एक सुकून का बायस है, तो आप अपने अलावा दूसरों को भी सेंड कीजिए। नेपाल से आज़ाद खान की एक स्टोरी मैंने पहले भी शामिल की थी, उसी के साथ ही एक और उनकी स्टोरी थी। ख्वाहिश थी उसी दिन सुना दूं, लेकिन इतनी लंबी हो गई थी वो कि फिर मैंने कहा इसको नेक्स्ट एपिसोड में शामिल करूँगा। आज़ाद खान उनके आबाओ अजदाद जो थे वो पहले इंडिया में थे, अब वो जो हैं इस वक्त नेपाल में हैं। और ये जो कहानी 2 कहानियाँ जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, एक है ये इंडिया भावलपुर बिहार की, उनके वाले साहब की, तकरीबन आज से 50-55 साल पहले की कहानी। वाले साहब का उन्होंने नाम नहीं लिखा तो इसलिए मैं उनके वाले साहब का नाम एक फ़र्ज़ी नाम मैं रख देता हूँ, आदिल रख देते हैं, फ़र्ज़ी नाम उनके वाले साहब का। और उनके चचा का नाम जो उन्होंने कहानी में भी लिया मुझे बड़ा पसंद आया। उनका नाम ये उनको कहते थे प्यार से फेंकू चाचा। फेंकू का जो लफ्ज़ है अक्सर उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं, लंबी फेंकने वाले, उनको फेंकू कहते हैं। अब उन्होंने इस सेंस में कहा है या किसी और सेंस में तो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम उनको फेंकू चाचा कहते थे। ये जो बिहार का इलाका उन्होंने बताया है मज़ारों का शहर भी कहलाता है, भावलपुर। वहाँ पे वो कहते हैं कदम कदम पे मज़ार हैं और बहुत ज़्यादा मज़ार हैं। अब्बू बताते थे, बताते बताते खामोश हो जाते थे कि वहीं पे एक मज़ार था। बहुत सारे मज़ारों पे उनकी तफसील लिखी होती है, लेकिन लोग अकीदत से जब जाते हैं तो इतने ज़्यादा यहाँ पे मज़ारात होते हैं, तो कहीं पे भी मज़ार पे गए, कुछ देर के लिए वहाँ पे बैठ गए, अपने दिल को अपने दिमाग को कुछ देर के लिए सुकून दिया और फिर वापस आ गए। वहीं पे एक ऐसी नेक बुज़ुर्ग हस्ती का मज़ार था और वो इस वजह से भी वजह शोहरत बना था कि उनकी ज़िंदगी में ही एक बिल्ली थी जो हर वक्त उनके साथ रहती थी। और वो जब नेक बुज़ुर्ग इस दुनिया से पर्दा नशीन हुए, अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका मज़ार बनाया गया, तो उसी मज़ार के साथ ही कुछ ही दिनों के अंदर वो कहते हैं बिल्ली भी फौत हो गई थी। बिल्ली भी उनकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। कहने वाले कहते हैं उसके बाद उसी मज़ार के साथ ही एक छोटा सा मज़ार तो नहीं, उसी तरह का जिस तरह सब्ज़ कलर के मज़ार बनाए जाते हैं, छोटा सा, वो कहते हैं बिल्ली का भी मज़ार
दफन कर दिया गया उसको। उन नेक बुजुर्ग की बिल्ली थी, इसलिए अकीदत में, एहतराम में, मोहब्बत में कहिए, उसी की भी साथ में ज़मीन के हवाले करके ऊपर एक छाँव सी बना दी गई थी। आप उसको दरबार का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें या वैसे ही कह दें कि वहीं उनको भी जगह ज़मीन के अंदर साथ मिल गई। तो मशहूर यही था दरबार और साथ में बिल्ली का मज़ार। ये बिल्ली उन हज़रत की ही थी। वाले साहब छोटे थे तो वहीं पे अक्सर जाते बैठते, बाकी मज़ारों पे भी बैठते। तो इस मज़ार का उनको याद ये था कि ये बिल्ली वाला मज़ार है। वाले साहब की उम्र वो कहते हैं 16 साल की थी, जवान थे, और तकरीबन 50-55 साल पहले जिस्म बनाने का शौक हुआ। बॉडी बिल्डिंग आजकल जिसको कहा जाता है, उस वक्त ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता था, उस वक्त पहलवानी कहते थे। कसरत करना, जिस्म को खूबसूरत बनाना, खाड़े में जाना, खाड़े के अंदर इस अंदाज में जाना, ऐसा काम करना, जिस्म को इस तरह थकाना, वज़न उठाना कि जिस्म के कट्स बन जाए, शेप बन जाए, पेट की, छाती की, बाजू की। उनके जो दोस्त थे वाले साहब के, वो सब उनसे बड़े थे उम्र में। कोई 1 साल बड़ा था, कोई 1.5 साल बड़ा था, कोई 2 साल बड़ा था, कोई 3 साल भी बड़ा था, और ये 5-6 दोस्त थे। आदिल, मैं फर्जी नाम भूल गया, जो भी रखा था आदिल रख देते हैं। जो सबसे छोटा था इनमें, इनके वाले साहब थे आदिल साहब। दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया, क्यों ना यार जिस्म को खूबसूरत बनाया जाए, वर्जिश की जाए। तो उन दोस्तों ने कहा यार आइडिया बहुत अच्छा है, हम अपना जिस्म बनाते हैं। ये दोस्त एक ऐसे घर में रहते थे, आदिल का जो अब्बा जी का घर था, उसी के साथ ही मुल्हिका जुड़ी हुई एक छत थी। उस छत के ऊपर ही ये सारे दोस्त रात को सोते थे और सुबह उठते ही अपने अपने कामों पे चले जाते। एक साइड पे इनके अब्बा का घर था आदिल का, और दूसरी साइड पे जो छत के नीचे कमरे बने हुए थे, वहां पे बाकी ये सारे दोस्त इकट्ठे रिहाइश पजीर थे। और इनकी आपस में दोस्ती भी यही थी, ये दीवार शरीक थे। तो इसलिए जब रात होती तो आदिल अपने, ये किस्म का भी घर ही था, दीवार के ऊपर ये छत थी, उन्हीं दोस्तों के साथ बैठते और वहीं पर अक्सर सो जाते। वालिदैन की तरफ से भी इजाज़त थी कि दोस्त हैं, सामने ही, आंखों के सामने हैं, इकट्ठे सो जाते हैं, कोई भी मसला नहीं है। वर्जिश का जब प्रोग्राम बन गया तो उसके बाद अब जगह की तलाश थी, किसी ऐसी जगह को ढूंढा जाए जहां पे चल के हम वर्जिश करें। और यूं एक आमों का बाग ढूंढने में कामयाब हो गए कि यहां पे जाके सुबह सुबह हम वर्जिश कर सकते हैं। ये लोग वहां पे पहुंचे, लंगोट पहने, और वहां पे जैसे ही वर्जिश करने के लिए पहुंचे, थोड़ी ही देर हुई थी वर्जिश करते हुए कि एहसास हुआ कि लोग जो उस बाग में काम करने वाले होते थे वो आना शुरू कर देते थे। यूं इनको एहसास हुआ कि हमने जो टाइम सेलेक्ट किया है, इस टाइम के अंदर हम ज़्यादा देर वर्जिश नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये थी, लोग आना शुरू कर देते। फिर एक टाइम चूज हुआ, मज़ीद हम कल 15 मिनट, आधा घंटा पहले आएंगे। फिर ये 5-6 दोस्त अगले दिन पहले इस तरह जाते, आधा घंटा पहले पहुंच गए। लेकिन फिर वही कि अभी कुछ एक्सरसाइज, वर्जिश करते हुए टाइम ही गुजरा था कि फिर कुछ औरतें और मर्द बाग के अंदर दाखिल हो गए। यूं इनको अपनी वर्जिश रोकनी पड़ी और अपने घर का रास्ता इख्तियार किया। आज़ाद खान जिन्होंने ये कहानी भेजी, वो कहते हैं वो जो फेंकू चाचा थे, वो एक दफ़ा नेपाल आए हुए थे, और जब घर में बैठे थे तो बातों बातों में मैं भी उनके सामने बैठा था, तो मेरे अब्बा जी की तरफ मुंह करके कहते हैं, फेंकू चाचा, अपने बेटे को वो कहानी आज़ाद को सुनाई है, हमारे साथ वहां पे क्या हुआ था। तो अब्बा जी ने कहा, नहीं नहीं यार छोड़ो, बच्चों को क्या सुनाना। तो फेंकू चाचा हंस पड़े, कहता है यार वो हमारी ज़िंदगी का ज़बरदस्त वाक़या सुनाओ इनको। तो आज़ाद कहता है, मैंने कहा चाचा, फेंकू चाचा बताएं बताएं, हमने सुननी है। तो फेंकू चाचा ने कहा, कुछ कहानी मैं सुनाता हूं, अगली स्टोरी आगे क्या हुआ तुम्हारा अब्बा सुनाएगा। और ये जो वाक़यात अभी जो मैं आपको सुना रहा था, जब तक सुना चुका हूं, ये सारे फेंकू चाचा सुना रहे हैं। अब जब 2-3 दिन इस तरह हो गए कि वो कहते कि हम जाएं, मज़ा नहीं आ रहा था, यूं ही
वर्जिश करते 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 कोई हमने 15 दिन गुजार लिए, 10-15 दिन भी गुजर गए। 10-15 दिन में इतना जिस्म तो हमारा ख़ास ना बना, लेकिन ये था कि रोज़ ही हम प्लानिंग कर रहे थे यार क्या करें, किस तरह करें। मज़ा नहीं आता जब औरतें मर्द आ जाते हैं वहाँ पे काम करने वाले, तो उनके सामने हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हम लंगोट पहने इस तरह काम कर रहे हो, क्या हल करें। तो एक दोस्त ने मशवरा किया, यार एक काम क्यों नहीं करते, अजानों से पहले क्यों नहीं पहुंच जाते, जब बिल्कुल घुप अंधेरा हो, अभी अजानों को भी 1 घंटा रहता हो, ये लोग अजानों के बाद ही आते हैं, हम उससे भी 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं, सुकून से 1 घंटा हम अपनी वर्जिश करेंगे और 1 घंटे के बाद अपने घर को आ जाएंगे। बाकियों ने कहा हाँ यार ये आइडिया बहुत अच्छा है। और उस रात वो सब के सब, गर्मियों की उस रात को ये तहैया करके छत पे सो गए कि आज जल्दी उठना है और आज वर्जिश करने के लिए जाना है। सब के सब आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद में चले गए और उस छत के ऊपर ये नौजवान, जिसमें आदिल भी शामिल था, गहरी नींद सो चुके थे। ये इस घर की छत थी जहां पे ये अकेले 4-5-6 दोस्त नहीं सो रहे थे, इर्द गिर्द भी, क्योंकि गर्मियों की रात थी, छतों पे लोग सोए हुए थे। उन दिनों में अमूमन लोग अपनी गर्मी सर्दी इस तरह छतों पे ही सोते थे। सर्दियों में लोग अपने कमरों में नीचे सोते थे, गर्मियों में ज्यादा यही था कि छतों पे सो जाते हैं। अब भी ये कल्चर है, लेकिन वक्त के साथ खत्म होता जा रहा है। देहात के अंदर अभी भी कायम है, शहरी आबादी में खत्म हो चुका है छत पे सोने का रिवाज। हर तरफ खामोशी फैली हुई थी, सब घर वाले सो रहे थे और ऊपर ये लड़के भी सो रहे थे कि उनमें से एक लड़के की आंख खुली और जैसे ही वो अपनी नींद से बेतार हुआ तो उसको एहसास हुआ कि बड़ी ज़बरदस्त टाइम पे मेरी आंख खुल गई है और ये बेस्ट टाइम है जाने के लिए, हमें इस वक्त निकलना चाहिए। वो अपने बिस्तर से अंगड़ाई लेते हुए उठ के बैठा और साथ वाले को उसने हाथ से हिलाया, उसका नाम पुकारा और कहा यार उठ जाओ, टाइम हो गया। नींद तो उसको भी बहुत आ रही थी, जो अभी दूसरा साथी उठा था, लेकिन शौक रखते थे वर्जिश करने का, तो वो भी उठ के बैठा, साथ वाले को जगाया और यूं एक दूसरे को जगाते जाते तमाम दोस्त जाग गए। हर तरफ खामोशी, हर कोई गहरी नींद सोया हुआ था, लेकिन ये नौजवान तैयार हो चुके थे अपनी वर्जिश के लिए। घरों से निकले क्योंकि कुछ फासला भी तय करना था, तब जाके वो बाग तक पहुंचते और वहां पे उन्होंने वर्जिश करनी थी। तो उनके जहन में यही था कि तकरीबन कोई 1.5 घंटा पहले उठ चुके हैं और वो जा रहे हैं, जबकि वो इस बात से वाकिफ नहीं थे कि अभी तो रात के 2 बजे थे। टाइम किसी ने भी नहीं देखा था, सादगी का दौर था, कोई इस तरह घड़ियां पहन के हर वक्त कोई नहीं पहनता था 55 साल पहले। वो यही समझे कि अभी बस अजाने 1.5 घंटे बाद हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं जानते थे अभी तो रात का 2 बजा है, अभी अजानों होने में 2-3 घंटे बाकी हैं, 4 घंटे। और वो अंधेरे में, टाइम का तो अंदाज़ा किसी को नहीं था, वो चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता खामोशी के साथ, क्योंकि हर तरफ खामोशी थी, हर कोई सोया हुआ था, एहसास था कि हमारी बातों से कोई जाग ना जाए। ये दोस्त चलते 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 उस बाग तक पहुंच गए। आज वो खुश थे इस बात से कि बाग के अंदर कोई भी नहीं था। आज वो तकरीबन 1 घंटा अपनी वर्जिश कर सकते थे। बाग के अंदर पहुंचते उन्हें अपने कपड़े तब्दील किए, अपने लंगोट बांधे जो पहलवान जिस तरह बांधते हैं, और कपड़े तब्दील करने के बाद वो वर्जिश करने में मसरूफ हो गए। अभी उनको वर्जिश करते हुए 15 से 20 मिनट ही हुए होंगे कि वहीं पे एक नौजवान लड़का जो काला स्याह सा था, लंगोट उसने बांधी हुई थी, शार्प सा और बिल्कुल पतला सा, आकर खड़ा हो गया। उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा, समझ गए ये भी कोई शौक रखता है कसरत करने का, जिस्म बनाने का, वर्जिश करने का, पहलवानी का। इन्होंने खास कोई तवज्जो नहीं दी। तो उस लड़के ने जब देखा, जब कोई भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, तो वो बोला, है किसी माई के लाल में जुर्रत जो मुझसे लड़ाई कर सके, मुझसे कुश्ती लड़ सके।
किसी ने भी इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी। एक बच्चा खड़ा बात कर रहा था, ये 16, 17, 18 साल के नौजवान, वो 12, 13, 14 साल का एक लड़का, वो भी पतला सा। दूसरी दफा उसने एक बड़ी सी गाली निकाली और गाड़ी निकाल के कहा कि है जुर्रत तुम में, जवाब क्यों नहीं देते, लड़ेगा कोई मुझसे, बहुत शौक है तुम लोगों को कसरत करने का, जिस्म बनाने का, कोई कुश्ती मुझसे क्यों नहीं लड़ते, एक दफा लड़के तो देखो तुम्हारा मैं हश्र क्या करता हूं। तो उनमें जो सबसे बड़े थे वो फेंकू चाचा थे। फेंकू चाचा अपनी वर्जिश भी करते हुए बोले, रुके नहीं, वर्जिश उस तरह उन्होंने जारी रखी और उसकी तरफ वर्जिश करते हुए सांस भी चढ़ी हुई और देख के कहा, उन्होंने भी वापसी में उसको एक बड़ी सी गाली निकाली और उसकी तरफ देखते हुए कहा, जा निकल जा यहाँ से, दफ़ा हो जा, सुबह सुबह तू कहाँ से आ गया, बड़ा आया तू हमसे लड़ने के लिए, तुझे एक थप्पड़ भी पड़ गया ना तो तू उठ नहीं सकेगा, तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी, जा दफ़ा हो जा, ऐसे सुबह सुबह में तंग ना कर। और बाकी दोस्त भी कहने लगे, छोड़ यार तू किस बच्चे के मुंह लग रहा है, अपनी वर्जिश करो। इतनी ही देर हुई थी कि उस लड़के ने फिर से बड़ी बड़ी गालियां निकाली और उसके बाद कहा, मुझे पता था तुम सब डरपोक हो, इतनी जुर्रत ही नहीं है कि मुझके साथ, मेरे साथ कोई लड़ सके, तुम तो अभी आए हो, 10-15 दिन हैं वर्जिश करते हुए, मुझे कई साल हो गए हैं वर्जिश करते और मेरे चैलेंज आज तक कोई कबूल नहीं कर सका, तुम किस खेत की मूली हो कि मेरी चैलेंज को कबूल करोगे। डर गए ना सालो, डर गए, है बाप की अगर हो तो आओ मेरे पास। अब वो इस तरह की जज्बा, गुस्सा दिलाने वाली बातें कर रहा था कि फेंकू चाचा को इतना गुस्सा आ गया और वो अपनी वर्जिश रोक के बोले कि अब तूने एक लफ्ज़ भी मुंह से कहा ना, एक रख के दूंगा तेरी कान के नीचे, बड़ा आया। तो उसने फिर से एक बुरी बात कर दी। फेंकू चाचा ने कहा था ना कि अब कुछ ना कहना, तो उसने जान के गुस्सा दिलाने के लिए फिर एक बात कर दी। फेंकू चाचा गुस्से में चलते हुए सीधे उसके पास गए, यूं हाथ जोर से हवा में लहराया उसको रैप्टा लगाने के लिए कि उसके मैं मुंह पे थप्पड़ लगा सकूं। उन्होंने हाथ यूं लहराया ही था कि एकदम से वो लड़का फुर्तीला इतना था कि जिस सिमत में फेंकू चाचा का हाथ था, घूम के पीछे फेंकू चाचा के आया और ऐसा धक्का दिया पीछे से उनको कि वो अपना वजन ना बरकरार रख सके और नीचे गिर गए। फेंकू चाचा जैसे ही नीचे गिरे तो बाकी दोस्त सारे गुस्से में आ गए कि इसने ये क्या बदतमीज़ की, हमारा दोस्त है, हम में से 1 साल बड़ा भी है, उसको इसने धक्का दे दिया। वो सारे गुस्से में खड़े हुए, निकलो यहां से, तेरी जुर्रत कैसे हुई। अभी तक वो लड़ने के मूड में नहीं थे बच्चा समझ के, लेकिन अब वो गुस्से में आ गए थे, इसको निकालो, थप्पड़ लगाओ इसको। वो इसको समझाने के लिए, डराने के लिए, थप्पड़ लगाने के लिए, इसने पीछे से आके धक्का दे दिया, इतना तेज है ये। वो सारे आगे बढ़े कि इसको पकड़ें और पकड़ के निकालें बाहर से, निकलो यहां से। उनमें से जो सबसे छोटा था आमिर, वो पीछे खड़ा रहा, बाकी सारे आगे बढ़े। लेकिन उसी लम्हे एक ऐसा मंजर आमिर खड़ा देख रहा था, बाकी तो उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़े थे और उनके साथ बीत रही थी वो लम्हा, गुजर रहा था, वो देख नहीं पा रहे थे, वो तो गुजर रहे थे उस लम्हे से। क्योंकि जो उसको समझाने, बुझाने, पकड़ने के लिए आगे बढ़े थे, अब बाकायदा तौर पे वहां पे लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वो फुर्तीला लड़का उठा उठा के उनको नीचे पटक रहा था। फेंकू चाचा के बाद जब एक और दोस्त को उसने उठा के नीचे पटका, ऐसे महारत से जैसे कोई पहलवान कुश्ती के दौरान किसी को उठा के पटकता है, तो उसने अभी नीचे पटका ही था कि एक और दोस्त आगे से बढ़ा उसको पकड़ने के लिए, और उसी लम्हे उसने भी उसको पकड़ा और उठा के जमीन पे पटक दिया। बाकायदा एक लड़ाई चल रही थी, वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और वो उठा उठा के पटक रहा था, उठा उठा के फेंक रहा था। वो सब गुस्से में और जज्बात में उसके साथ लड़ना शुरू हो गए थे, लेकिन आमिर पीछे खड़ा ये देख के गुमसुम सा हो गया था, उसके पांव शल से हो गए थे, जमीन पे बुत खड़ा बना देख रहा था, क्योंकि वो नहीं समझ पाए थे, वो लड़ाई में मसरूफ थे। वो पीछे खड़ा देख रहा था कि असल में वो लड़का जब उनके सामने होता तो उसी लम्हे धुआं बनकर गायब हो जाता, और 1 सेकंड से भी पहले ना सिर्फ धुआं बन के गायब होता, बल्कि एकदम से पीछे उनके आ जाता। चल के नहीं आता था, सामने से गायब होता और एकदम से पीछे
आकर खड़ा हो जाता और उसके बाद अगले बंदे को अभी पता ही नहीं होता था वो बच्चा कहाँ गया कि ये पीछे से उठाता और इतना ताकतवर था कि इतनी बड़ी जिसामत वाले बंदे को उठा के जमीन पे पटक देता। अगला बंदा इसकी तरफ लपकता इसको पकड़ने के लिए, तो ये उसके आगे भी एकदम से धुएं की तरह गायब होता और उसके पीछे जाके उसको पकड़ता और नीचे पटक देता। नीचे जो गिर चुका होता वो दोबारा से गुस्से में उठता इसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए, और ये मुसलसल ऐसे ही करता जा रहा था। एक बात जो आमिर ने नोट की थी पीछे खड़े कि इसका कद आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा था। वो लड़का जो तकरीबन 13-14 साल का, 12 साल का लड़का था, अब उसका कद इतना बड़ा होता जा रहा था कि वो सब ऐसे लगता था जैसे उनके दिमाग बंद हो चुके हैं और वो लड़ने में मसरूफ़ हैं, वो उनको पटके जा रहा था। आमिर ने आखिरी लम्हे जब उसका कद देखा था तो वो 10 फुट लंबा हो चुका था और इनमें से मैक्सिमम नीचे गिरे पड़े थे। अब उठने की उनमें हिम्मत नहीं थी और वो अभी भी एक दोस्त को उठा के, दोनों हाथों से उठा के ज़मीन पे पटकने लगा था कि वहीं आमिर के कान में एक आवाज़ आई जैसे उस गुमसुम खड़े बुत बने लड़के को किसने कहा, भाग यहां से भाग। ये जुमला ऐसे कान में सुनाई दिया जैसे वो होश में आ गया, वह नहीं तो खड़ा खड़ा ही वो बेहोश हो जाता। इस जुमले के सुनने के बाद न सिर्फ होश में आया बल्कि उसने पीछे मुड़ा और भागना शुरू कर दिया। ये जुमला किसने कान में कहा था, कौन था जो उसको कह रहा था भाग, वो नहीं जानता था। वो भागता रहा, भागता रहा, भागते भागते उस दरबार में पहुंच गया जहां पे उस बुजुर्ग के बाजार के साथ बिल्ली का भी मज़ार था। ये भागते भागते भागते, इसको नहीं पता था ये किस तरफ भाग रहा है, ये भागते भागते बिल्ली के मज़ार पे गया और जाके गिर सा गया। जब वो वहां पे गिर सा गया, आधी स्टोरी फेंकू चाचा ने सुनाई थी, बाकी उसका बाप सुना रहा था। जब वहां पे गिर सा गया तो उसको ऐसे लगा वो मेरे पीछे आ रहा है, अभी आके मुझे पीछे गर्दन से पड़ेगा। वो उल्टा पड़ा हुआ हाँप रहा था, डर रहा था, अभी आके मेरी गर्दन से पकड़ेगा। अभी वो गायब होने वाला लड़का, क्योंकि वो जान चुका था ये कोई इंसान नहीं है जो सामने धुआं बन के गायब होता है और पीछे वही धुआं इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आपके सामने भी एक मंजर हो कि एक इंसान खड़े खड़े धुआं बने और गायब हो जाए, धुआं जिस तरह गायब हो जाता है, और वही आपके पीछे ही दोबारा से धुआं बने और इंसान की शक्ल इख्तियार कर ले। आमिर अभी तक गहरी सांसें ले रहा था, वो बहुत तेज भागता हुआ आया था और उसको था कि वो अभी आके मुझे गर्दन से पकड़ेगा, अभी आके गर्दन से पकड़ेगा। वो पीछे नहीं आया। काफ़ी देर जब इस अंदाज में वो पड़ा रहा तो डरते डरते उठकर बैठा, इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। वहीं पे ही एक सफ़ेद कलर की बिल्ली कहाँ से आई, दरबार के कोने से निकली और चलती हुई आई आमिर के पास, उसके घुटने के साथ टच होकर बैठ गई, इस अंदाज में रिलैक्स होकर बैठ गई जैसे कहना चाह रही हो बेपरवाह हो जाओ, खौफ ख़त्म कर दो, मैं हूं ना। वो बिल्ली की तरफ देखता, रिलैक्स होकर बिल्ली कहाँ से ही उसके साथ बैठी रही और वो खौफजदा आंखों से इधर उधर देखता रहा। उसको कुछ भी याद नहीं था। कितनी देर वो वहां पे बैठा रहा उसको ये भी याद नहीं कि एकदम से बिल्ली खड़ी हो गई। जब उसने देखा बिल्ली जो उसके साथ टच होकर बैठी हुई थी खड़ी हो गई और चलती हुई थोड़ी सी दूर गई, और जैसे ही दूर गई जो जा रही थी वहीं पे मुड़ी, वहीं पे इस अंदाज में मुड़ी जैसे आमिर की तरफ देखा उसने। वो आमिर को खड़ी देखती रही, आमिर भी उसको देख रहा था कि बिल्ली मुझे देख रही है। जब आमिर ने देखा कि ये मुझे ही तक रही है, तभी उस बिल्ली ने वापस मुड़ी और चलना शुरू कर दिया। आमिर को ऐसे मैसेज आया जैसे वो कह रही है मेरे पीछे आओ। उसको कुछ याद नहीं था, ना घर का, ना दोस्तों का, किसी का। वो इतनी खौफ के आलम में था कि कांपे जा रहा था। बिल्ली जैसे उठ के चली तो वो भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसको घर का रास्ता भूल चुका था, खौफ के आलम में था, अभी तक कांपे जा रहा था। अल्लाह की रहमत सिर्फ इतनी थी बेहोश नहीं हुआ था, वरना हालत बेहोश होने वाली थी। वो बिल्ली के पीछे चलना शुरू हो गया।
बिल्ली चलती रही, कभी इस गली में कभी इस गली में, वो ऐसे उसको फॉलो कर रहा, उसके पीछे जा रहा है जैसे यही मसीहा है बिल्ली मेरी, यही मुझे बचाएगी। वो इसके पीछे चलता 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 यहाँ तक देखा कि एक बिल्ली एक दरवाजे के सामने से आके खड़ी, बिल्कुल उसके पीछे वो जा रहा है, एक दरवाजे पे पहुंची है, और जैसे ही दरवाजे पे पहुंची है, पहुंचते ही वो वहां पे गायब हो गई है। और जैसे ही वो वहां पे गायब हुई है तो वो खड़ा खड़ा सा उसको चक्कर आया, उसने एक चीख मारी ऊंची, और उसका हाथ जोर से दरवाजे पे लगा गिरते हुए, और वो वहीं पे गिरा, बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो घर वाले उस पे जमा थे और वो अपने बिस्तर पर था। घर वालों को उसने देखा, उसको कुछ याद नहीं आया। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जब उसको सारा मंजर याद आया कि क्या हुआ था, मैंने क्या देखा था, और बिल्ली मुझे लेके आई थी, बिल्ली गायब हुई थी, तो उसने घर वालों से पूछा मैं कहाँ हूं। उन्होंने कहा तुम घर में हो, मैं घर में कैसे आया। उसने कहा तो एक चीख की आवाज़ आई थी, बहुत ज़ोर से किसने चीख मारी थी, उसके बाद दरवाज़ा किसने ज़ोर से जैसे कोई खटखटाता है ऐसे खटखटाया। हम बाहर आए तो तुम बाहर दरवाजे के बाहर बेहोश पड़े हुए थे। उस वक्त तक भी उसको याद नहीं था कि बिल्ली उसको उसके घर पे लेके आई थी, सिर्फ उसको इतना याद था बिल्ली गायब हुई थी और वो बेहोश हो गया था। इसका मतलब है बिल्ली वो समझा के मुझे मेरे घर छोड़ के गई थी और वहीं पे ही बेहोश हुई थी। अभी तक उसको अपने दोस्तों का कोई अता पता नहीं था। वो 3 दिन शदीद बुखार में रहा, खौफ के आलम में रहा। 3 दिन के बाद वो बेहतर हुआ, उसका बुखार उतरा और कुछ इतनी हिम्मत आई कि दोस्तों के बारे में बात कर सके। तो घर वालों से दरियाफ्त किया तो पता लगा किसी का बाजू टूटा हुआ है, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी का सर फट गया है। अब वो बेचैन था कि दोस्तों से मिलूं और उनसे पूछ सकूं। जब इस कंडीशन में वो भी ठीक हुए और ये भी बेहतर हो गया और मुलाकात हुई, तब उन्होंने बताया कि हम उस लड़के से जिस वक्त लड़ रहे थे और वो हमें पटक रहा था, कि वो लम्हा भी आया कि आखिरी दफ़ा जब हमें याद है तो वो हमें ज़मीन पे पटक रहा था, उठा उठा के फेंकता गया, और उसके बाद हम बेहोश हो गए। और जब हमारी आंख खुली तो उस बाग में काम करने वाले मजदूर, औरतें मर्द जो आते थे, वो हमारे ऊपर झुके हुए थे और हमारे ऊपर पानी फेंक रहे थे, हमें पूछ रहे थे भाई आंखें खोलो क्या हो गया है। उनके पानी फेंकने पे, हमने पूछने पे जब हमें होश आया तो हमने देखा किसी का हाथ, किसी का बाजू, किसी की टांग टूट चुकी है, हम वहीं बेहोश पड़े हुए हैं। तो हमें सब वो याद आ गया किस तरह वो लड़का हमें उठा उठा के फेंक रहा था, और ये हमारी हालत उसकी वजह से हुई। उसके बाद हम उठे, जिसकी टांग टूट गई थी उसके लिए बुलाया घर वालों को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने घरों को पहुंचे। हम भी जब घर पहुंच गए तो तुम्हारी तरह खौफजदा थे। 3-4 दिन हमें भी बुखार रहा, फिर ये जो टूटी हुई चीज़ें थी इनका इलाज चलता रहा। तब दोस्तों ने बैठ के कहा तो फिर वो क्या था, तो उनमें से एक दोस्त ने कहा मैंने सुन रखा था ये वो जिन है जो नट जिन कहलाता है। नट जिन के बारे में मशहूर है कि ये जब भी आता है ये लड़ने के लिए आता है, ये लड़ाई के लिए चैलेंज करता है कि आओ मुझसे लड़ो, और ये आपको तैश दिलाता है, गुस्सा दिलाता है, मजबूर करता है लड़ने पे। और जब आप इसे लड़ते हैं तो ये सर, बाजू, टांग कुछ ना कुछ तोड़ता ज़रूर है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो ये मार भी डालता है। हमारे साथ जिसकी लड़ाई हुई है, और आमिर ने भी उनको बताया कि मैंने उसको अपनी आंखों से देखा था, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारे सामने ही तुम लोग तो लड़ रहे थे, तुम्हें नहीं पता, मैं देख रहा था, तुम्हारे सामने वो धुआं बन के गायब होता था और तुम लोग इधर उधर देखते थे कहाँ गया, तो वो पीछे ही धुआं दोबारा इंसान का रूप धारता और वो तुम्हें पीछे से पकड़ के मारता था। आहिस्ता आहिस्ता उसका कद भी 10 फुट का हो गया था, लेकिन वो इतनी तेजी से वो हरकत कर रहा था, गायब हो रहा था, फेंक रहा था, गायब हो रहा था, फेंक रहा था, कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा था, तुम लोग तो लड़ाई में पड़ गए थे। मैं, आमिर बोला, पीछे खड़ा देख रहा था। सही कह रहे हो, वो कोई इंसान नहीं, वो जिन ही था, और जिस तरह तुम उसकी तारीफ कर रहे हो वो इस तरह लड़ता है, मारता है, जख्मी करता है, बाजू टांग तोड़ता है या जान से मारता है, नट जिन ही ऐसा करता है, तो वो नट जिन ही था। उसके बाद वो कहते हैं हम सब ने पनाह मांग ली। जो फेंकू चाचा कहानी सुना रहे थे मेरे, उसके बाद अब्बा ने सुनाई थी, तो कहते हैं
कि हमने उसके बाद उन दोस्तों ने तौबा कर ली कि दोबारा कभी अंधेरे में, और स्पेशली रात के 2 बजे जो हम गलती से चले गए थे, हमने कहा कभी भी हम अंधेरे में बाहर नहीं निकलेंगे, ना ही फिर दोबारा ज़िंदगी में हमने कभी कुश्ती की और ना ही अंधेरे में कभी हम रात को बाहर निकले। इस वाक़ये का कई सालों तक हम दोस्तों पे इतना असर रहा कि हम रातों को ख्वाब में भी डर जाते थे और चीख मार कर उठ जाते थे। जब हम काफ़ी हद तक बेहतर हो गए तब हम अपने वालिदैन को हमने भी बता दिया था। शुरू में इतने डरे हुए थे, वालिदैन तक को नहीं बता सके कि हमारे साथ क्या हुआ था। फिर हमने उनको बताया था कि हमारे साथ ये वाक़या हुआ है, और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी, जिसके साथ तुम्हारी लड़ाई हुई है, जिसने तुम्हें उठा उठा के मारा है, वो कोई और नहीं, वो नटजिन था, जो अपनी इस कुश्ती के लिए, लड़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। फिर वक्त के साथ साथ इंसान है, नींद भी आ जाती है, खौफ भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है और ज़िंदगी की तरफ रवां दवां हो जाता है। वाले साहब कई दफ़ा बात करते करते चुप कर जाते थे उस मज़ार की, लेकिन फेंकू चाचा ने आके इस बात को छेड़ा तो वाले साहब ने हमें ये कहानी सुना दी थी। आज़ाद खान कहते हैं, दूसरी कहानी मेरी अपनी है, जो मेरे साथ वाक़या बीता जिस वक्त मैं तकरीबन 10 साल का था और खाला के यहाँ रहता था। क्योंकि मेरा स्कूल खाला के घर के करीब था, तो मैं वहीं खाला के ही घर में रहता था, स्कूल जाता और वापसी पे खाला के घर आता और वहीं पे रहता। एक छोटी सी बस्ती थी। बाजार, जो मेन बाजार था, उसको 2 रास्ते जाते थे। एक रास्ता जो था वो काफ़ी लंबा था। उस रास्ते से बाजार तक पहुंचने के लिए तकरीबन 1 घंटे के करीब टाइम, पैदल अगर आप चाहें तो 1 घंटा लग जाता था। और एक जो दूसरा रास्ता था, उस रास्ते से अगर आप जाएं तो 15 मिनट का रास्ता था, लेकिन वो असल में एक पगडंडी थी जो तालाब के बीच में से गुजरती थी। 5-6 लाइन के अंदर बने हुए पानी के तालाब थे, बहुत बड़े बड़े तालाब। उन तालाब के बिल्कुल दरमियान में एक पगडंडी सी बनी हुई थी। पगडंडी मतलब एक ऐसा कच्चा रास्ता जो थोड़ा सा ऊंचा होता है। कभी आप खेतों के अंदर जाएं ना, तो खेतों को पानी लगाने के लिए देखें तो उसके बीच में छोटे छोटे रास्ते होते हैं पैदल चलने के लिए, उसको पगडंडी कहते हैं। वो पैदल चलने के लिए होता है। अगर पानी भी लगा हुआ हो खेत में तो आप पगडंडी पे चल सकते हैं। उसको इस अंदाज में बनाया जाता है, थोड़ा सा ऊंचा, कि पानी इस पगडंडी पे ना आए, ये चलने के लिए एक रास्ता बचा रहे। क्योंकि ये 5-6 एक ही लाइन में बने हुए बड़े बड़े पानी के तालाब थे, जब गर्मियां आती, बारिशें होती, तो इस अंदाज में ये तालाब बनाए गए थे कि बारिशों का पानी सीधा इधर उधर से होता हुआ इन तालाबों में आके जमा हो जाता और ये तालाब भर जाते। गांव के लोग इस पानी का भी इस्तेमाल, पीने के लिए नहीं, दूसरे कामों के लिए इस पानी का भी इस्तेमाल करते थे। बहुत ज़्यादा नहीं करते थे, कुछ जो थे वो इस पानी का इस्तेमाल करते थे। जब ये तालाब भरे होते थे तो यहाँ से गुजरना नामुमकिन था। लेकिन जो ही सर्दियाँ शुरू होने वाली होती तो पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता जाता, यहाँ तक कि ये तालाब इस अंदाज में सूख जाते कि वो जो पगडंडी इसमें से गुजर रही होती थी, वो जो रास्ता होता था, वो फिर पैदल आने जाने के लिए रास्ते के तौर पे इस्तेमाल होता। इर्द गिर्द कीचड़ होता, ऐसा कीचड़ कि जिसमें आप पांव रखें तो उसके अंदर धंसते ही चले जाएं, बहुत ही गहरा कीचड़। तो लोग क्या करते थे, जब सर्दियां आती थी तो इसी पगडंडी के रास्ते को ही इस्तेमाल करते थे बाजार जाने के लिए। क्योंकि जो बड़ा बाजार था उसके साथ भी लोगों के घर थे, आबादी थी, बाजार भी था और काफ़ी लोगों की रिहाइश भी थी। खाला का जो घर था, उसी घर के बिल्कुल सामने 2 लड़के मेरे दोस्त थे, आज़ाद कहता है, जो मेरे साथ ही पढ़ते थे, हम स्कूल जाते थे। एक मेरा क्लास फेलो था, एक हमसे छोटी क्लास में था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। तो एक रात उनके जो अब्बा ही थे वो बड़े बदमाश तबीयत के थे, उनके दोस्त भी इस तरह के थे। नेपाल की ये कहानी है। बहुत ही बहादुर और बदमाश किस्म के बंदे थे, तो उनके पास दोस्त भी कुछ बदमाश किस्म से मिलने के लिए आते थे। ये उन दिनों की बात है जब वहाँ का राजा, तकरीबन वो कह रहे हैं 25-30 साल पहले, महाराजा नेपाल के अंदर था और उसके कुछ कानून बने हुए थे। उनमें से कानून था,
रात को 10 बजे के बाद आप अपने घरों से नहीं निकल सकते। आपको हुक्म था राजा की तरफ से, अपने घरों के अंदर ही रात को बगैर किसी वजह के निकले हैं तो पुलिस रोक के आपसे वजह पूछेगी, अथेंटिक वजह होगी तो आपको जाने देगी, नहीं तो आपको मारेगी। आप निकले क्यों हो बगैर किसी वजह के। लेकिन अगर आप शराब पी के, दारू पी के बाहर निकल आते तो फिर वो आपको पकड़ के सीधा थाने ले जाते, रात सारी आपको मुर्गा बनाते, मारते और कुछ दिनों के लिए जेल में भी बंद कर देते। ऐसी सजा देते कि आप शराब अगर पिए तो बाहर क्यों आए हो, घर क्यों नहीं रहे। जब वैसे नहीं निकल सकते घर से बाहर तो शराब पी के तो बिल्कुल भी नहीं। यह भी एक ऐसी रात थी कि उन सामने वालों के यहां एक मेहमान आया हुआ था। तो मेरे दोस्त का अब्बा और वो मेहमान का भी एक फर्जी नाम रख देते हैं, राजा कर लेते हैं। भारी भरकम सा, तगड़ा सा, सेहतमंद सा बंदा राजा, उनका वो मेहमान और उसका अब्बा, मेरे दोस्त का अब्बा बैठे दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। पीते पीते कितना टाइम गुजर गया उनको टाइम का एहसास ही ना रहा। यहां तक के पता लगा रात के 11 बज गए हैं। तब उसने कहा यार टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे वापस जाना है। मसला ये है कि अब तो इतनी ज़्यादा पी ली है कि अगर बाहर निकला तो फिर कहीं ना कहीं पुलिस से मुठभेड़ हो जाएगी और उनसे टकराव होने का मतलब ये, वो तो भाई सीधा थाने ले जाएंगे, रात सारी मुर्गा बना के रखेंगे, मारेंगे भी सही और अंदर कर देंगे। अब क्या करें। उसने कहा यार परेशान क्यों होता है, तू लंबे रास्ते से क्यों जाता है, वो जो खड़े भी होंगे, वैसे भी छोटा सा देहात, इधर पुलिस कम होती है, तू लंबे रास्ते से ना जा, पगडंडी वाले रास्ते से चला जा, वहां पे होता भी कोई नहीं है, किसने तुझे चेक करना है। उसने कहा हाँ वो मेरे लिए मसला नहीं, वहां से मैं चला जाऊंगा। उसका बाप बोला, दोस्त का बाप, लेकिन यार वो सुना है कि रात को लोग वहां पे नहीं जाते, वो कोई खतरनाक सा रास्ता है, कोई भूत प्रीत होते हैं। तो वो कहका लगा के हंसा और वो बोला, और यार कौन से भूत प्रीत, हमसे भी बड़ा कोई भूत प्रीत हो सकता है, उनकी फिक्र छोड़, वो जो पुलिस वाले फिर रहे हैं ना वो ना हो, भूत प्रीत की कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने उसको टॉर्च पकड़ाई ताकि वो उस अंधेरे में टॉर्च से रास्ता बनाता हुआ कीचड़ में गिर ना जाए। उसने कहा ये ले टॉर्च, चल तुझे हम छोड़ के आते हैं, तेरी टॉर्च को हम देखते रहेंगे, जब तू ये पगडंडी से गुजरता गुजरता ऊपर फिर चढ़ाई है, जब तू चढ़ाई पे ऊपर चढ़ जाएगा फिर हम मुतमईन हो जाएंगे कि तू चला गया है, उसके बाद टेंशन की कोई बात नहीं है। यही एक रास्ता ही है जो थोड़ा सा मुश्किल होगा, वह तू यहां से निकल गया तो तू खैरियत से पहुंच जाएगा। वो राजा और उसका दोस्त उसको छोड़ने के लिए 2-3 बंदे उसने घर के और भी साथ लिए जो उनके साथ बैठे पी रहे थे। वो उसी गांव के रहने वाले, उसी छोटी सी जो बस्ती थी जहाँ पे ये आज़ाद भी रहता था, जहाँ पे उसकी खाला का घर था, वो उसी की बस्ती के 2-3 लोग थे। लेकिन जो राजा उनका दोस्त था वो बड़े बाजार से आया था। वो सब उठे वहाँ से और चलते चलते उस जगह पे आ गए जहाँ से वो रास्ता शुरू होता था, तालाब का रास्ता। वो कहते हैं कि हम कोने पे खड़े हो गए, राजा से गले मिले, उसे कहा खैरियत से जा यार, हम देख रहे हैं तुझे, तेरी टॉर्च जलती रहेगी, हमें पता लगता रहेगा, जब तुम चढ़ाई चढ़ जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा तो हम फिर चले जाएंगे। वो सारे वहीं पे खड़े हुए थे कि राजा नीचे उतरा 1-2 स्टेप और वो सूखा हुआ जो तालाब जिसके बिल्कुल दरमियान में वो पगडंडी थी, उस पगडंडी पे चलना शुरू हो गया। वो पगडंडी पे चलता हुआ जा रहा था और टॉर्च जला के अपने लिए रास्ता बनाता हुआ जा रहा था। सामने टॉर्च उस पगडंडी पे उसकी पड़ती जा रही थी, तो घूप अंधेरे में भी पीछे खड़े इन 2-3 दोस्तों को नजर आ रहा था कि वो सामने राजा जा रहा है, क्योंकि अंधेरा था लेकिन रोशनी दूर से भी नजर आ रही थी, जिसको जलाए हुए वो आगे बढ़ रहा था। अभी वो वापस मुड़ने ही वाले थे, क्योंकि अब तकरीबन वो चलते 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 उस किनारे तक पहुंचने वाला था, जिसके बाद थोड़ा सा उसने ऊपर की तरफ चढ़ना था 3-4 कदम, और उसके बाद उसने परली सिमत हो जाना था। वो इस पगडंडी की वजह से डरे हुए थे कहीं गिर ना जाए, स्लिप ना हो जाए, कीचड़ में ना गिर जाए। जब वो ऊपर चढ़ जाता फिर वो मुतमईन हो जाते कि अब वो आराम से चला जाएगा। दोस्त कहता है बस समझो पहुंच गया, बाकी 2-3 कदम रह गए, इसके बाद ये चला जाएगा। वहीं पे उन्होंने देखा कि ऊपर चढ़ने की बजाय वो वहीं पे खड़ा हो गया।
उसके बाद इस अंदाज में उनको नजर आ रहा था जैसे कुछ हटा रहा हो या टार्च इधर उधर मार रहा हो। वो समझ नहीं पाए कि ये क्या कर रहा है, ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा। वो खड़े देखते रहे, वो इधर उधर टार्च मारता रहा, क्या कर रहा था। तकरीबन 30-40 सेकंड वो इस तरह करता रहा और वो भी समझ ना पाए। दोस्त बोला क्या कर रहा है उधर, कोई क्या कुछ सांप शाम तो नहीं है भाई, किसी सांप से बिच्छू से किसी चीज से पाला तो नहीं पड़ रहा, या कोई कुत्ता तो नहीं बैठा हुआ उस जगह पे, क्या मसला क्या है, ये क्या कर रहा है। बच रहा है, लग रहा है जैसे कोई चीज इसको काट रही है, डरा रही है, या क्या कर रही है। मुझे लग रहा है कोई कुत्ता बैठा हुआ है। अभी वो ये बातें सोच ही रहे थे कि वहीं पे ही उनके कानों ने जो एक आवाज सुनी, वो एक उसी राजा की चीख की आवाज थी कि उन्होंने देखा कि टार्च जो है उसके हाथ से छूट गई है। वो जो इधर उधर टार्च कर रहा था वो इस अंदाज में गिरी है जमीन पे एक जगह पे पड़ी हुई है। और उसके बाद राजा गिर गया है, क्या हुआ है इनको नहीं पता, क्योंकि वो इनसे काफी दूर था। टार्च से ही वो अंदाजा लगा रहे थे कि उसका हाथ हिल रहा है, या वो मूव कर रहा है, या इधर उधर हो रहा है। एक जगह पे रुका हुआ नहीं, बहुत तेजी से टार्च मूव कर रही थी। पहले सीधी टार्च जा रही थी, उस जगह पे खड़े होकर टार्च रुक गई, इधर उधर ऊपर नीचे यहां वहां का हो रही। तो समझ गए कि क्या हो रहा है। जब टार्च जमीन पे गिर गई और चीख की आवाज भी आ गई तो ये सारे पगडंडी पे भाग पड़े। पगडंडी से भागते भागते भागते, इतना छोटा रास्ता भी नहीं था कि कीचड़ में गिर जाते, लेकिन क्योंकि शराब पी रखी थी इसलिए डर था। लेकिन दोस्त को बचाने के लिए किसी ने डर महसूस नहीं किया। और जब उस जगह पे पहुंचे तो देखते हैं उनका दोस्त राजा कीचड़ के अंदर धंस चुका है, कंधे तक कीचड़ के अंदर है। उसके नाक से और उसके मुंह से बकायदा खून निकल रहा है। आंखें उसकी खुली हुई हैं, खौफ की हालत में उसकी आंखें खुली हुई हैं। वो बेहोश नहीं हुआ लेकिन किसी को पहचान नहीं रहा। आंखें एक जगह पे टिकी हुई हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता धंसता चला जा रहा है। इस वक्त तक कंधे तक वो जमीन के उस कीचड़ के अंदर धंस चुका था। वो जैसे उसके बाद पहुंचे, टार्च उठाई और कहा राजा राजा राजा। ऐसे लगा जैसे राजा किसी को भी पहचान नहीं रहा। उसकी आंखें एक जगह पे रुक सी गई हैं। तो उसने मुंह पे उसके थपकी लगाई ऐसे जोर जोर से कि जैसे होश में, हाँ हाँ, तो ऐसे होश में आ गया। हाँ 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 हाँ, डरना शुरू हो गया। उन्होंने कहा यार हमें हमें क्या हुआ है तुझे, हमें हाथ पकड़ा। तब उसको लगा जैसे अब वो पहचानना भी शुरू हो गया है। हाथ पकड़ा पे उसने अपना हाथ भी आगे किया कि पकड़ो, निकालो मुझे। और वो सब मिल के उसको जोर लगा के उस कीचड़ से बाहर निकालना शुरू हो गए। शुक्र ये हुआ ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा, आराम से। वो दलदल नहीं थी, कीचड़ था। दलदल में से निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी एक दफ़ा दलदल में मैंने कोशिश की थी। ऐसे खुद ही घुस गया था कि देखता हूँ क्या होता है। तो बस खुदा ना करे कोई इस तरह अंदर जाए, बचना मुश्किल होता है दलदल से। कभी मैं वाकया आपको सुना दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने जब उसको निकाल लिया तो उसके पाँव के साथ ऐसे धागा टाइप, धागा तो नहीं था, जैसे झाड़ फूंच सी होती है, धागे की शक्ल अख्तियार कर गई होती है, रस्से की शक्ल इख्तियार कर गई है, ख़ास एक पत्ते होते हैं लंबे लंबे, वो इस तरह बंधे हुए थे जैसे बांध के उसको नीचे ज़मीन के अंदर खींच लिया गया हो। राजा के मुंह से अभी भी खून निकल रहा था, नाक से भी। उन्होंने जल्दी से उसको पकड़ा और उठाते हुए पगडंडी से चलते हुए वो उसको घर ले आए। सर्दियों की यह रात थी, लेकिन वो जिस तरह कीचड़ में लथपथ था उसके बावजूद उन्होंने पानी जल्दी से गर्म किया। ठंडे पानी से उसको नहलाते तो सर्दियों के मौसम में उसको नमूनिया हो सकता था। उसको जल्दी से पानी गर्म किया, उन्होंने उसको फिर भी नहलाया। उसकी हालत बहुत बुरी थी। जब उसको साफ कर चुका, उसको गर्म कपड़े दिए, उसको लपेटा, और रात सारी वो सो नहीं सका। वो डरता रहा, कांपता रहा। दिलेर शख्स था, लेकिन जब सुबह हुई और वो कुछ बेहतर पोजीशन में आया तो उन्होंने उससे पूछा अब बताओ राजा क्या हुआ था। तो राजा बोला कि मैं जब तुम लोगों को खुदा हाफिज करके इस पगडंडी पे उतरा हूं और चलता 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 उस जगह पे पहुंचा हूं जहां पे ऊपर चढ़ाई है, तो मेरे रास्ते के ऊपर यानी रास्ता रोक के 10-12 छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल गंजे और नंगे थे, उनके जिस्म पे कोई भी लिबास नहीं था, टिंड थी सबकी, टकले थे,
वो उसी रास्ते पे ही बैठे हुए थे। उनके हाथ में, एक लड़के के हाथ में डोरी थी, और वो डोरी इस अंदाज में पानी में, कीचड़ में गई हुई थी जैसे मछली पकड़ने के लिए बैठे हुए, जबकि पानी खुश्क था। रंग सबका बिल्कुल गोरा था, लेकिन बिल्कुल जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था। तो मैंने उनको देखते ही कहा, किसकी नस्ल हो तुम लोग, जो तुम्हें इस टाइम रात को माँ बाप ने भेज दिया है मछली पकड़ने के लिए, रात को ठंड में आके बैठ गए हो, शर्म नहीं आती? वो कहता है नशे में था, तो मैंने उनको गालियां भी निकाल दी, और गालियां देकर निकलो, चलो अपने घरों से, जिस तरह बड़ा डांटता है अपने बच्चों का, हटो मेरे रास्ते से, रास्ता दो मुझे। कहता है वो अपनी जगह से टस से मसना हुए। और मैंने कहा तुम लोगों ने सुना नहीं है, मैं तुम्हें कहा है रास्ता दो, अब अगर मेरे रास्ते से ना उठे तो एक एक कान के नीचे रैप्टा लगाऊंगा। पता नहीं किस माँ बाप की औलाद हो जो रात के इस पहर तुम्हें छोड़ गए हैं, कपड़े भी नहीं दिए, ठंड के अंदर नंगे बैठे हुए हो, मछलियां पकड़ने का शौक है। कहता है मैंने जब गाली दी और दूसरी दफ़ा ये जुमला कहा, बस मुझे इतना याद है, मुझे थप्पड़ पड़ने शुरू हुए हैं, और थप्पड़ मेरे गाल पे मुसलसल और सर के पीछे पड़ रहे थे। और जैसे मुझे थप्पड़ पड़ने शुरू हुए, कहता है मैंने ऐसे मुंह पे हाथ रख लिया, टार्च मुझसे हाथ से गिर गई है, और जैसे ही मेरे मुंह से ऐसे थप्पड़ पड़े हैं, टार्च गिरी, एक चीख सी निकली है, और चीख के बाद मुसलसल थप्पड़ मुंह पे, इधर इधर, कमर के पीछे, कमर पे, सर के पीछे और गालों पे मुझे थप्पड़ मारे जा रहे थे, जैसे कोई 8-10 जने मिलके मुझे मारे हो। हाथ छोटे छोटे से थे, और थप्पड़ खाते हुए चीख भी मैंने मारी, और उसी वक्त मैंने एक आंख से देखा है, खाते खाते मुंह पे हाथ रखा हुआ था थप्पड़ों से बच सकूं, तो वो मेरे हाथ जो मैंने मुंह पे रखता था, कि जो थप्पड़ डायरेक्ट गालों पे पड़ रहे हैं, मैं आगे हाथ करूं तो कोई हाथ मेरे पीछे कर लेता था पकड़ के, और फिर मुझे थप्पड़ मारते। तभी मैंने देखा वही नंगे जो बच्चे थे इतनी ताकत से मुझे थप्पड़ मार रहे थे। उनके अंदर इतनी ताकत थी कि 2 लड़के फिर मैंने देखा वो आगे बढ़े हैं, उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा है। वो छोटे छोटे, जो तकरीबन 4-5 साल उम्र होगी उनके, 3-4 साल होगी, किसी की 3 साल, किसी की 4 साल, 5 साल मुश्किल से ही किसी की उम्र हो, इतने जो छोटे छोटे थे, उनमें से 2 लड़कों ने मुझे उठाया, और उठा के इतनी जोर से कीचड़ में फेंका है कि मैं धंसता चला गया। और उसके बाद मैं खौफजदा इतना हो गया कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन इतना उनके मारने से मुझे अंदाज़ा हो गया था वो इंसान के बच्चे नहीं हो सकते। 3 साल या 4 साल का बच्चा इस तरह थप्पड़ नहीं मार सकता, और रात के टाइम पे नंगा, क्योंकि जब मुझे थप्पड़ बहुत ज़्यादा पड़ गए थे तब मेरा नशा उतर गया था। जितने वो गोरे से थे, बड़े बड़े उनके सर थे, टकले थे, बिल्कुल सर से गंजे, और बाकी चेहरा बिल्कुल इंसान की तरह था, लेकिन बहुत ही गोरे, ऐसा लगता था जैसे अंधेरे में भी चमक रहे हों, इतने गोरे। लेकिन जब वो थप्पड़ मुझे मार रहे थे, वो इतने जोर से मार रहे थे, 3-4 साल का बच्चा कभी इतने जोर से थप्पड़ नहीं मार सकता, कि मेरे मुंह और नाक से खून आना शुरू हो गया। अंदाजा लगा वो थप्पड़ कितने जोर से होंगे। और जब मुझे उन्होंने नीचे फेंका है, फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। तब दोस्तों ने बताया कि तुम्हारी जब चीख की आवाज़ आई और हम भागते हुए वहाँ पे पहुँचे, तो देखा तुम पानी के अंदर थे, कीचड़ के अंदर थे, पानी तो था नहीं, और तुम हवास बाख्ता थे, हमें पहचान नहीं रहे थे। हमने देखा तुम्हारे नाक और मुंह से खून बह रहा है, हमने तुम्हारी गाल पे थपकी दी, तो तुमने उस वक्त चीख सी मारी, और हड़बड़ा के ऐसे, जैसे होश में इंसान वापस आता है, ऐसे तुम होश में वापस आए थे। तो उसने कहा फिर सही कहते हैं वो लोग, तुमने मुझे कहा भी था वहाँ पे भूत प्रीत होते हैं। मैंने कहा था हमसे बड़ा भूत प्रीत कौन हो सकता है। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा, उन बच्चों को देखा, तब भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये 10-12 बच्चे रात के टाइम नंगे होके, ठंड में, वो भी एक कीचड़ के किनारे, झील के किनारे, तालाब के किनारे, पगडंडी वाला रास्ता सूखा हुआ है, दूसरे साइडों पे आगे पीछे तो थोड़ा थोड़ा पानी है, जिसकी वजह से ठंड है, सर्दियाँ हों, तालाब भी हो और सूखा हुआ भी हो, थोड़ा थोड़ा साइडों में पानी हो, तो फिर भी ठंड का एहसास होता है। और वो नंगे बैठे हुए थे, 3 साल 4 साल के लड़के। कोई भी समझ जाता, मैंने पी रखी थी, नशे में था, इसलिए मुझे नहीं पता लगा ये जिन्नात के बच्चे थे, और मेरे गालियां देने पर उन्होंने मुझे मारा था। और वो कहते हैं कि वो बंदा, उस दिन हम उसको उसके घर छोड़ के आए, और वो अपने घर पहुंच गया। कितना दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकला, वो शदीद खौफ के आलम में रहा, लेकिन आहिस्ता 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 फिर वो ठीक हो गया। आज़ाद खान कहते हैं, आज़ाद कहता है कि ये कहानी, क्योंकि मैं छोटा था, 10 साल का था, मेरे सामने ये वाक़या हुआ था, मुझे आज भी याद है। जब मैं बड़ा हुआ, अपने वालिदैन से, अपने दोस्तों से दोबारा इस बात की तस्दीक की थी, उसके अब्बा जी से भी तस्दीक की थी, तो फिर भी उन्होंने कहा था हाँ बेटा, ये वाक़या सेम ऐसे ही हुआ था। ये थे वाक़यात जो उन्होंने सुनाए उनके
आंखों ने जो देखा एक राजा का वाकया था और बाप के साथ जो हुआ था वो नट जिन था जो लड़ने के लिए चैलेंज आके करता था और सामने आके खड़ा हो जाता था। ये थी जी आपकी कहानियाँ, और आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए। इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं ऑफ कैमरा स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। लिख के भी भेज सकते हैं और वॉइस मैसेज भी व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में आप व्हाट्सएप पे लिख के भेजें या व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपने इंग्लिश में या उर्दू में स्टोरी लिखना है। उर्दू में स्टोरी लिख दें या इंग्लिश में स्टोरी लिख दें या फिर OCS आप लिखते हैं, मैं समझ जाऊंगा ये आपने कहानी सेंड की है। आपको भी पता है जब आप किसी का मैसेज देखते हैं, 500 लोगों का भी मैसेज आया हुआ हो ना, तो जहाँ पे OCS या स्टोरी लिखा हो तो आपको समझ आ जाती है बाकियों ने अपना अपना मुद्दा बयान किया होगा, इन्होंने कहानी भेजी है। तो फौरी तौर पे मैं उस कहानी को जहाँ पे स्टोरी लिखा होता है उसको खोलता हूँ और उसको नंबर दे के कि स्टोरी नंबर फलां मैं महफूज कर लेता हूँ। जब भी मुझे नाम नहीं महफूज करता, स्टोरी नंबर लिखता हूँ, जब भी उस स्टोरी का नंबर आता है मैं उसको प्रोग्राम में शामिल कर लेता हूँ। तो आप भी अपनी स्टोरी मुझे सेंड कीजिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 009231655500। मैं रिपीट कर देता हूँ 00923136655500। इस पर आप अपनी मुझे स्टोरी सेंड कीजिए। इंशाल्लाह आपकी स्टोरी OCS का हिस्सा बन जाएगी। आज की OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।